और जो लोग वीडियो के एंड तक रहे, मैं उनको ये बोनस चीज़ बताना चाहूँगा। वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। लेट्स टॉक अबाउट एजुकेशन सिस्टम इन इटली। तो हम बात करेंगे यहाँ की एजुकेशन सिस्टम कैसी है, यहाँ पे एग्जाम्स कैसे होते हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, यहाँ पे कोर्स स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड होता है, स्कॉलरशिप के लिए क्या ज़रूरी है, स्कॉलरशिप के लिए कैसे सब्जेक्ट्स पास करने पड़ते हैं। अगर आप इटली में आ रहे हो तो इटली में एक ही इनटेक है जो है सितंबर इनटेक। मोस्ट प्रोबेबली आप सितंबर के स्टार्टिंग में या फिर इन द एंड ऑफ सितंबर आप आ जाओगे। नॉर्मली क्लासेस स्टार्ट होती है लास्ट वीक ऑफ सितंबर, फिर ये क्लासेस चलती है टिल दिसंबर मिड, मतलब कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक चलती है। ड्यूरिंग दिस सेमेस्टर आपने 4 से 5 सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे। यहाँ पे हर सेमेस्टर में 4 से 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते कभी। तो ड्यूरिंग दिस सेमेस्टर आपने 4 से 5 सब्जेक्ट्स पढ़े एंड देन फिर आप उसी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम इस एग्ज़ाम सेशन में दे सकते हो। अगर आप चाहे तो सभी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम दे सकते हो, अगर आप चाहे तो सिर्फ 2 या सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स ही दे सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन। मतलब कि आप अगर कॉन्फिडेंट हो इन 3 सब्जेक्ट्स में तो आप सिर्फ वही 3 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम दो, बाकी का ना दे तो भी चलेगा। इससे आपके एजुकेशनल करियर में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। एंड देन लेटर आप ये सब्जेक्ट्स नेक्स्ट एग्जाम सेशंस में भी दे सकते हो। बट मैं आपको यहाँ पे एक पर्सनल सजेशन दूंगा, ट्राई करें कि सभी एग्जाम्स स्टार्टिंग में ही निकालें। स्टार्टिंग में मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो ट्राई करें वो सब्जेक्ट्स फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स में ही दें। क्यों? क्योंकि नॉर्मली मैंने जो यहाँ पे देखा है कि ये जो एग्ज़ाम्स होती है ये धीरे धीरे हार्डर होती जाती है। मतलब कि फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट एग्ज़ाम कॉल वो ईजी होता है, फिर सेकेंड कॉल वो थोड़ा हार्ड होता है, थर्ड कॉल हार्ड होता है, फोर्थ कॉल हार्ड होता है। तो आपने सितंबर से दिसंबर तक आपने सब्जेक्ट्स पढ़े एंड देन जनवरी एंड फरवरी आपने एग्ज़ाम दिए। तो लेट्स से कि आपने फिजिक्स का प्रिपरेशन किया एंड फिजिक्स के एग्ज़ाम देने। नॉर्मली यहाँ पे एग्ज़ाम्स होती है वो 2 पार्ट्स में होती है, रिटन एंड ओरल। दैट मीन्स कि अगर मैं फिजिक्स एग्ज़ाम देना चाहता हूँ तो पहले मैं उसका रिटन एग्ज़ाम दूंगा और देन अगर मैं रिटन पास हुआ देन आई कैन गो फॉर द ओरल एग्ज़ाम एंड देन अगर मैं ओरल एग्ज़ाम पास हो गया तब मेरे मार्क्स रजिस्टर होंगे। बट समझ लो मैंने रिटन एग्ज़ाम पास कर लिया और मैं ओरल एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैंने बहुत सारे प्रिपरेशन किया है, बट अगर बाई चांस मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाया जो मैं चाहता था देन मैं वो मार्क्स रिजेक्ट कर सकता हूँ। आफ्टर द ओरल एग्ज़ाम प्रोफेसर मुझे प्रपोज करेंगे उसका स्कोर। फॉर एग्जाम्पल उसने मुझे बताया कि यू स्कोर 20 मार्क्स आउट ऑफ 30 एंड देन वो फिर मुझे पूछेगा कि डू यू एक्सेप्ट और रिजेक्ट इट। मैं चाहूँ तो मैं इसे रिजेक्ट कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ डिपेंडिंग ऑन माई चॉइस। इसमें ऐसा भी नहीं है कि प्रोफेसर को कुछ बुरा लग सकता है या फिर आपकी इंप्रेशन गलत हो सकती है, ऐसा भी नहीं। यहाँ की एजुकेशन सिस्टम ही ऐसी है, अगर आप रिजेक्ट करोगे बहुत नॉर्मल चीज़ है। इवन कई बार प्रोफेसर आपको सामने से बोलेंगे कि मैं तुमको 20 मार्क्स देता हूँ बट आई सजेस्ट यू टू रिजेक्ट इट, क्योंकि वो बोलेंगे कि आई थिंक यू हैव मोर पोटेंशियल, कम नेक्स्ट टाइम यू कैन स्कोर मोर। सो इट्स रियली नॉर्मल। एनीवे सो लेट्स से कि अगर मैं मार्क्स रिजेक्ट करूँगा तो क्या दिक्कत आएगी? नहीं, ज़रा से भी दिक्कत नहीं। मार्क्स अगर मैंने रिजेक्ट किए हैं तो ये कहीं ट्रांसक्रिप्ट में लिखा नहीं है कि इसने रिजेक्ट किए है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि ओरल एग्जाम में आप पास ही हो जाते हो। ओरल एग्जाम में अगर आप रिटन में पास हुए, ओरल एग्जाम में यू मे फेल एंड देन ये कोई आपके एजुकेशनल करियर पे रजिस्टर नहीं होगा कि इसने एग्जाम दिया था एंड देन वो फेल हो गया। नो, सो डोंट वरी अबाउट दिस एनीथिंग। यहाँ पे ये चीज़ों में ये लोग काफ़ी लिबरल है। तो ये एग्जाम सेशन फरवरी में खत्म हो जाता है एंड देन नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होता है मार्च से सेमेस्टर स्टार्ट होता है अप्रैल मई हाफ तक। मार्च अप्रैल में मे बी मे फर्स्ट वीक और सेकंड वीक एंड देन फिर वापस आप सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करोगे एंड देन फिर आप जिन सब्जेक्ट्स में कॉन्फिडेंट है उसमें आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि मेरे को पहले से ही डिसाइड करना होगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स मैं प्रिपेयर करूँगा, एग्ज़ाम दूंगा। आई मीन इन अ सेंस कि आप सेमेस्टर के स्टार्ट में हर एक सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, इवन प्रिपरेशन भी हर एक सब्जेक्ट का कर सकते हो। एंड देन जब एग्ज़ाम्स की डेट आउट होती है एंड देन मैं उसमें देख सकता हूँ कि मुझे शायद ये डेट दिक्कत आ सकती है, ये सब तो उसके अकॉर्डिंग मैं अपने एग्ज़ाम दे सकता हूँ। इवन कई बार प्रोफेसर काफ़ी ओपन होते हैं कि अगर आपका कोई क्लैश हो रहा है विथ वैलिड रीजन, अगर आप उसको एक्सप्लेन करो अलग से आपकी एग्ज़ाम ले भी सकते हैं। सो दे आर वेरी काइंड एंड देन फिर आप वापस सब्जेक्ट्स पास करो एवरीथिंग। बट नाउ हियर इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट द स्कॉलरशिप। मैंने हर बार अपनी हर एक वीडियोज़ में बताया है कि आपको स्कॉलरशिप के लिए फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप जो होती है वो आपको पूरी नहीं मिलती, एक साथ आपको इंस्टॉलमेंट में मिलती है। फर्स्ट ईयर का हाफ इंस्टॉलमेंट आपको मिल जाता है एंड देन सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए आपको कुछ सब्जेक्ट्स पास करने होते हैं एंड देन फिर सेकंड ईयर के लिए आपको और सब्जेक्ट्स पास करने होते हैं। लेट मी एक्सप्लेन दोज थिंग हियर।
तो फर्स्ट ईयर की आपको हाफ स्कॉलरशिप तो स्टार्टिंग में दिसंबर में मिल जाएगी। एंड देन नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लेने के लिए आपको मिनिमम 20 क्रेडिट्स के सब्जेक्ट्स पास करने होंगे। इसका मतलब क्या होगा? क्रेडिट मतलब कि आप एक सब्जेक्ट्स का वेट समझ सकते हो। वेट मतलब कि कोई एक सब्जेक्ट है, जैसे कि अगर मैं जिसमें से मेरे फर्स्ट ईयर में था मैथमेटिकल एनालिसिस 1 सब्जेक्ट जिसका क्रेडिट था 12, फिर इंटरनेशनल इंग्लिश था 3 क्रेडिट का सब्जेक्ट था, एंड देन इकोनॉमिक सब्जेक्ट था वो 6 क्रेडिट का था। तो ये अलग अलग क्रेडिट्स होती है। इसके हिसाब से आपको 20 क्रेडिट्स मिनिमम अक्वायर करनी है। मतलब कि मेरे केस में अगर मैं मैथमेटिक्स निकालूँ, इंग्लिश निकालूँ एंड देन इकोनॉमिक निकालूँ तो ये एड अप होता है 21। दैट मीन्स मैं एलिजिबल हूँ सेकेंड इंस्टॉलमेंट लेने के लिए। अभी ये 21 क्रेडिट्स करनी है, इसका भी एक डेडलाइन है 10th ऑफ अगस्त। आपको 10th ऑफ अगस्त से पहले ये सब क्रेडिट्स एक्वायर करनी है। अभी 10th ऑफ अगस्त से पहले ये सब क्रेडिट्स एक्वायर करनी है, पर एग्जाम सेशन एंड होता है जुलाई में। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम सेशन हमने दिया जनवरी फरवरी में, सेकेंड एग्जाम सेशन देंगे हम जून एंड जुलाई, एंड देन फिर अगस्त डायरेक्टली आपका डेडलाइन आ जाता है। हमारे पास एक और एग्जाम सेशन होता है सितंबर में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम कॉल निकलता है, बट ये हमारे लिए इतना काम का नहीं। अगर हमें स्कॉलरशिप चाहिए तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम कॉल है जून एंड जुलाई, क्योंकि उस टाइम पे हमें मालूम है कि हमें एग्जैक्टली इतने सब्जेक्ट पास करने होंगे टू अवेल द स्कॉलरशिप। सो हमने बात किया कि मुझे एटलीस्ट 20 क्रेडिट्स करने होंगे टू गेट द सेकेंड इंस्टॉलमेंट, बट टू एलिजिबल फॉर द सेकेंड ईयर स्कॉलरशिप बैचलर्स कोर्स के लिए 25 क्रेडिट्स है एंड मास्टर्स कोर्स के लिए 30 क्रेडिट्स है। दैट मीन्स कि मैं फर्स्ट ईयर का सेकेंड इंस्टॉलमेंट तो ले सकता हूँ। अगर मैंने 21 क्रेडिट पे ही मैं रुक गए और मैं 25 तक नहीं गया तो मैं सेकेंड ईयर के लिए एलिजिबल नहीं हूँगा, जो मैं नहीं चाहता, जो कोई नहीं चाहता। तो नॉर्मली मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि 10th ऑफ अगस्त से पहले ट्राई टू अचीव 30 क्रेडिट्स। इससे क्या होगा, आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, एट द सेम टाइम आप सेकेंड ईयर के लिए भी एलिजिबल हो गए। तो हमने यहाँ जुलाई में इनफ सब्जेक्ट्स पास किए जिससे कि मैं नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए भी एलिजिबल हो, सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो गया। अगर मैंने जुलाई में सब कुछ खत्म कर दिया तो मेरे पास अगस्त पूरा महीना है, अगस्त एंड सितंबर लास्ट वीक तक, इतना ये मेरा वेकेशन है समर में। ये समर काफ़ी अच्छा है खुद को ट्रीट करने का, अगर हमने एज प्लान सब कुछ किया है तो। अगर नहीं किया तो मैं सजेस्ट करूँगा कि सितंबर जो एग्जाम सेशन होता है उसमें ट्राई करो 1-2 सब्जेक्ट्स और निकालने के लिए, जिससे क्या होगा कि आप नेक्स्ट ईयर के लिए आपके पास बर्डन नहीं रहेगा। अगर ये बर्डन नहीं रहेगा तो आप थर्ड ईयर के लिए भी वापस अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने देखा कि एजुकेशन सिस्टम आपका कैसा रहेगा व्हेन यू स्टार्ट फ्रॉम सितंबर एंड विल एंड एट जुलाई। जब आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे काफ़ी चॉइसेस होती है, काफ़ी फ्रीडम होती है कि आप अपने सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। मेरे करिकुलम में ऐसा था कि मैं पूरे कोर्स में से मैं 5 सब्जेक्ट्स अपने हिसाब से चूज़ कर सकता हूँ। इसमें चॉइसेस होती है कि आपको प्री डिफाइंड ऑप्शंस दिए जाते हैं कि भाई आप ये सब्जेक्ट्स है, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस यू कैन चूज इट। तो चॉइस करने के बाद मुझे अपना स्टडी प्लान सबमिट करना होता है एंड देन उस हिसाब से मैं अपने क्लासेस अटेंड करूँगा। तो क्लासेस अटेंड करने में यहाँ पे कोई मैंडेटरी अटेंडेंस का सिस्टम नहीं है मेजोरिटी केस में। कई सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आपके कोर्स में कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो रिक्वायर करते हैं कि आपको अटेंडेंस देनी पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि पूरे कोर्स में ऐसा होता है कि आपको इतना अटेंडेंस चाहिए। मेरे केस में ऐसा नहीं था किसी भी सब्जेक्ट में, मतलब कि मैं पूरा सेमेस्टर कोई क्लास में नहीं जा सकता एंड एट द एंड मैं फिर उस सब्जेक्ट्स का एग्जाम दे सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट मैं सजेस्ट करूँगा, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मैंने देखा है, अगर आप कोई सब्जेक्ट अटेंड करते हो ऑन रेगुलर बेसिस, आपका प्रोफेसर के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छा हो जाता है, जो आपको काम आता है ड्यूरिंग द ओरल एग्जाम, ये काफ़ी काम आता है। ही मे लेट यू गो फॉर सम ऑफ योर मिस्टेक्स। लेट्स टॉक अबाउट कि भाई मैंने 1 साल पूरा यहाँ पे पढ़ा एंड देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये वो कोर्स नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ, या फिर मुझे मालूम पड़ा कि ओके ये कोर्स देखने में अच्छा लग रहा है और करने में इतना अच्छा नहीं है, ये मेरा इंटरेस्ट, ये दिस इज आउट ऑफ माई इंटरेस्ट, मेरा एक्सपर्टीज इसमें नहीं है, सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। सो इन दैट केस इट इज़ पॉसिबल टू चेंज अ कोर्स। अब या तो मैं डायरेक्टली सेकेंड ईयर में किसी और यूनिवर्सिटी में जा सकता हूँ, इन द सेंस कि अगर मैं रोम में टोरलगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ और मुझे मालूम पड़ा कि भाई सेपिएंजा में ये कोर्स है जो मैं करना चाहता हूँ, या फिर मिलान में या फिर बोलोनिया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं वहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। जो सब्जेक्ट्स मैंने पास किए वो सिमिलर सब्जेक्ट्स उस कोर्स में भी है दूसरी यूनिवर्सिटी, तो मैं अपने क्रेडिट्स एंड मार्क्स वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकता हूँ एंड मैं डायरेक्टली सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर सकता हूँ। इट इज़ पॉसिबल, बट उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है जो हमें मैच करनी पड़ती है। अगर ये नहीं हो रहा इस केस में कि मैं इंजीनियरिंग से डायरेक्टली मैं इकोनॉमिक्स कोर्स में जा रहा हूँ,
तो उस केस में मुझे फर्स्ट ईयर से वापस स्टार्ट करना पड़ेगा। पर यह प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आता एक्सेप्ट वन थिंग। अगर मैं एक ही रीजन में थॉरवर्ड यूनिवर्सिटी से अगर सेपियंस ना मिला या फिर कैसीनो मिला कोई और यूनिवर्सिटी, तो उस केस में जो स्कॉलरशिप देने वाली एंटिटी है लाजियो डिस्को, वो मुझे स्कॉलरशिप नहीं देगी, क्योंकि उनका एक रूल होता है कि अगर मैंने एक ईयर की अगर मैंने वन टाइम लाजियो की कोई स्कॉलरशिप अवेल की है फॉर बैचलर्स कोर्स लेट्स अज्यूम, तो मैं वापस बैचलर्स कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हूँ किसी और यूनिवर्सिटी में। मैं वापस फिर मास्टर्स कोर्स के लिए स्कॉलरशिप ले सकता हूँ, पर अगर मैं किसी रीजन से बाहर चला जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं स्कॉलरशिप अवेल कर सकता हूँ इन दैट केस। नाउ एट द एंड मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मेरे साथ ऐसा हुआ था स्टार्टिंग में जब यहाँ आया था, काफ़ी अच्छा था, यूनिवर्सिटी अटेंड किए, क्लास अटेंड किए, दोस्त बनाए, कई सारी जगह घूमने गए, मज़े किए। बट क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि आपको अगर क्लास लेनी तो ले, क्लास ना लेनी तो ना ले, आपको यहाँ पे पढ़ना है तो पढ़े, ना पढ़ना हो तो ना पढ़े। प्रोफेसर आपको इंसिस्ट नहीं करेंगे कि पढ़ो, प्रोफेसर आएंगे, पढ़ाएंगे, चले जाएंगे। यहाँ पे आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। और ये ऐसा भी नहीं है कि सिंपल है, यहाँ एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट कई सारी चीज़ों को हमें मैनेज करना है। सबसे बड़ा चीज़ मैं बोलूँगा, आप यहाँ पे आएंगे सबसे बड़ा हर्डल आपको आएगा खाना बनाना, क्योंकि खाना बनाने के लिए आपको खाना लेने भी जाना पड़ता है, आपको प्लानिंग भी करना पड़ता है। दिन खाना बनाने के लिए डेली 2 आवर्स दो, खाओ और फिर बर्तन भी धोने पड़ते हैं। और एट द सेम टाइम कई सारी चीज़ें हैं जो आपको मैनेज करना है। कभी किसी का बर्थडे आ गया तो वहाँ पे जाना है, कभी कोई दोस्त बाहर जा रहे हैं तो उनके साथ बाहर जाना पड़ेगा, कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं तो घूमने जाना पड़ेगा, और बहुत सारी चीज़। ये सब मैनेज करने में एक ही चीज़ है जिस पे आपका कंट्रोल है कि स्टडी करना या ना करना। आप स्टडी को बहुत ही ईजिली अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि उस चीज़ में आपको कोई प्रेशराइज नहीं करेगा, उसमें खुद से ही आपको बैठना पड़ेगा। ये चीज़ रियलाइज़ होगी जब एग्ज़ाम सेशन पास आएगा और आपको मालूम नहीं है कि क्या करना है, कैसे पास करना है। अगर आपने क्लास की अटेंडेंस नहीं ली तो बहुत ही कन्फ्यूजन होगा। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू द बेस्ट थिंग इज़ टू डेली स्टडी 1 to 2 आवर्स एवरी डे। डेली 1 से 2 घंटे निकालना कोई बड़ी चीज़ है नहीं। अगर आप डेली अगर मैं 1 से 2 घंटे निकाल रहा हूँ तो वीक में कुछ दिनों में छुट्टी भी ले सकता हूँ। इन द सेंस कि अगर मैं कहीं भी घूमने जा रहा हूँ तो उस दिन 1-2 घंटे नहीं पढ़ूंगा, चलेगा, वो नेक्स्ट डे में इजीली रिकवर कर सकता हूँ। पर 1 से 2 घंटे डेली निकालना कोई बड़ी चीज़ है नहीं। अगर ये मेथड आपने अप्लाई किया, मैं बोलूँगा कि आपकी स्कॉलरशिप कभी मिस नहीं हो, तो आप मुझे उसमें से कुछ अमाउंट दे सकते, कोई दिक्कत। पर मैं आपको बेस्ट एडवाइस दूंगा, अगर यहाँ पे आपको कोई भी सब्जेक्ट पास करना हो, आप यहाँ पे आके अपने सीनियर से कांटेक्ट करें। उनसे मैं पूछूंगा ये सब्जेक्ट कैसे पास करना है, मुझे क्या प्रिपेयर करना है। उनसे मैं लास्ट ईयर के एग्ज़ाम पेपर्स लूँगा एंड ओरल एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो प्रोफेसर यूजुअली पूछते हैं, और उसी चीज़ का मैं प्रिपरेशन करूँगा। बिलीव मी, ये गोल्डन मेथड है अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पास करना हो। सो वीडियो को ख़त्म करते हैं यहाँ पे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन रह गया फील फ्री टू आस्क। और जो लोग वीडियो के एंड तक रहे, मैं उनको ये बोनस चीज़ बताना चाहूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि हमारे कम्युनिटी का मैं ग्रुप बनाऊँ, जिससे क्या होगा, आप अपने जैसे दूसरे फेलो स्टूडेंट के साथ कांटेक्ट में रहेंगे जो सोच रहे हैं इटली आने का, या फिर जो आ रहे हैं, या फिर जिनका एडमिशन आ गया, जिससे आप विद इन कम्युनिटी एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, जो काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है वीज़ा के टाइम पे, या फिर व्हेन यू कम हियर, या फिर अकोमोडेशन के टाइम पे काफ़ी चीज़ों में हेल्पफुल हो सकता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक कम्युनिटी बिल्ड करूँ, आइदर ऑन व्हाट्सएप और मे बी ऑन टेलीग्राम। बट मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आई डोंट नो इफ़ इट इज़ अ गुड आइडिया और नॉट। आप मुझे बताएं क्या ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वीडियो को एंड करते यहीं पे। नेक्स्ट और भी टॉपिक्स में लाने वाला हूँ, पर अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में डालें, उसको मैं आंसर करूँगा, और ज़रूरत पड़े तो उस पर वीडियो भी बनाऊँ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।